एक शाम मैं सीडी पर अपनी मनपसंद फिल्म बंदनी देख रही थी कि अपने सामने के खाली बड़े 2 मंजिले मकान के सामने ट्रक रुकने और कुछ देर बाद अपने दरवाजे पर दस्तक पड़ते ही समझ गई कि अब मैं फिल्म पूरी नहीं देख पाऊंगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ट्रक ड्राइवर को खड़े पाया। वह कह रहा था, जब विनय आ जाए तो उन्हें कह दीजिएगा मैं कल आकर किराया ले जाऊंगा। मैं कुछ कहती इससे पहले वह चला गया। मैं बालकनी में ही कुर्सी डालकर बैठ गई। शाम को सामने वाले घर पर ऑटो रिक्शा रुकते देखा। मैं समझ गई कि वह लोग पहुंच गए हैं। घंटे भर मैं नमकीन पूरी और आलू मटर की सब्जी बनाकर टिफिन में पैक करके मैं अपने नौकर के साथ सामने वाले घर पहुंची। कॉल बेल बज जाने पर 5 साल की बच्ची ने दरवाज़ा खोला। तब तक विनय अपनी पत्नी सहित वहीं आ पहुँचे। मैंने बताया कि मैं सामने के मकान में रहती हूँ। मिसेज विनय ने नमस्कार किया और बताया कि उनका मेरठ से दिल्ली स्थानांतरण हुआ है। सफ़र से थकी हुई है, घर भी व्यवस्थित करना है और बच्चे भूखे हैं। अभी तुरंत तो गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैंने कहा, घबराइए नहीं, मैं घर से खाना बनाकर लाई हूँ। नहा धोकर खाना वगैरह खा लीजिए। वैसे मेरे घर में एक अतिरिक्त सिलेंडर है, फिलहाल उससे काम चला लीजिए। बाद में कनेक्शन मिलने पर वापस कर दीजिएगा। इस तरह मेरा परिचय विनय के परिवार से हुआ। उन्होंने अपने तीनों बच्चों का नाम पास के मिशनरी स्कूल में लिखवा दिया था। धीरे धीरे वह नए माहौल में एडजस्ट हो गए। चारों बच्चे अपनी पढ़ाई में लग गए। प्रिया आईकॉम कर रही थी, पीयूष MBA और अनुराग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इस तरह सभी व्यस्त थे। कभी कभार मैं सामने विनय के घर उनकी पत्नी से गपशप करने पहुंच जाती। कभी वह मेरे घर आ जाती। 27 वर्षीय अमिता बहुत जिंदा दिल औरत थी। हमेशा हंसती और हंसाती रहती। मैंने घर में ही बाहर के कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। अमिता पार्लर के कामों में मेरी मदद भी कर देती थी। मैं किचन में गई। अमिता आलू गोभी के पकौड़े तल रही थी। उसी ने बताया कि उसकी छोटी बहन रीति का दाखिला उन लोगों ने यहीं कराने का फैसला किया है। कॉलेज के होटल में रहने के बजाय वह उनके साथ ही रहेगी। अमिता का अब पार्लर या मेरे घर का आना बहुत कम हो गया था। अब वह बहन, बच्चे और पति की खातिरदारी में ही लगी रहती। कभी घर आती भी तो अपनी बहन रीति को फेशियल या हेयर कटिंग कराने। मैं उससे कहती, अमिता कभी अपनी तरफ भी ध्यान दिया करो। अपने चिरपरिचित हंसी के अंदाज में वह कहती, मुझे कौन सा किसी को दिखाना है। रीति को कॉलेज जाना पड़ता है, इसे ही ब्यूटी ट्रीटमेंट दीजिए। रीति नाम की ही अनुरूप खूबसूरत थी। गोरी, लंबी, सुराहीदार गर्दन और छरहर बदन। दिन बीतते गए। मैं अपने घर और पार्लर में व्यस्त थी। अमिता का आना बिल्कुल खत्म हो गया था। एक दिन मैं पारुल के साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई थी कि मार्केट से सटे गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक की सीढ़ियों से उतरते अमिता को देखा। शुरू में तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई।
कभी गदराए जिस्म वाली अमिता सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रही थी। जब तक मैं उस तक पहुंचती उसकी टैक्सी दूर निकल गई थी। शाम को मैंने उसके घर जाने का निश्चय किया। मैं उसके घर गई तो मुझे देखकर उसे प्रसन्नता नहीं हुई। वह दरवाजे पर ही खड़ी रही तो मैंने ही कहा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी? हिचकिचाते हुए वह दरवाजे से हट गई। मैं अंदर घुसी ही थी कि विनय और रीति की सम्मिलित हंसी गूंज उठी। अमिता लगभग खींचते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने ही शुरुआत की, सच सच बताना अमिता, क्या बात है? जोर देने पर जैसे रुका हुआ बांध टूट पड़ा। उसने कहा, दीदी आपने सही कहा था, मुझे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैंने कभी जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी वह हुआ। रीति और विनय में नाजायज संबंध है। मैं जब रीति को वापस भेजने की बात करती हूँ तो रीति तो कुछ नहीं कहती, पर विनय मुझे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित करते हैं। कहते हैं रीति नहीं जाएगी, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। रीति प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहती, पर अकेले में मुझे घर से बाहर निकालने की जिद विनय से करती है। मैं सुनकर स्तंभ रह गई। मैं तो डॉक्टर के पास भी गई थी। घर में यह स्थिति है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इससे छुटकारा चाहती थी, पर डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत कमज़ोर हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हो? उसने कहा, सब समय की मार है। 6 महीने बीत गए। एक रात 12 बजे विनय हाँफता हुआ मेरे घर आया। उसने बताया, अमिता को ब्लीडिंग हो रही है, वह तड़प रही है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज़ अपनी गाड़ी दीजिएगा। यह सुनते ही हम आनन फानन उसे गाड़ी पर लाद कर साथ ही अस्पताल पहुँचे। तुरंत उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। 4 घंटे बाद वह होश में आई तो उसने सिर्फ मुझसे मिलना चाहा। नर्स ने सबको बाहर रोक दिया। मैं जब अंदर पहुंची तो उसने अटकते हुए कुछ कहना चाहा और इशारे से अपने पास बुलाया। मैं पहुंची तो बगल ही में फलों के पास रखी हुई अत्याधुनिक टार्च को उठाने को कहा। उसने इशारे से फोटो खींचने की बात जैसे ही की, उसके प्राण निकल गए। मैंने उस टार्च को अपने बैग में रख लिया। सभी लोग रोने लगे। रीति रोते हुए कह रही थी, दीदी का पैर फिसलना उसके लिए काल हो गया। काश उसका पैर ना फिसला होता। अमिता के घर मातमी माहौल था। क्रियाक्रम से निपटने के बाद मैं घर में बैठी आया हुआ ईमेल चेक कर रही थी। उसमें मुझे अमिता का मेल मिला, जिसमें मुझे पता चला कि हादसे वाले दिन उसने सेल्समैन से सिस्टमैटिक टार्च कम वीडियो कैमरा खरीदा था, जो देखने में साधारण टार्च लगता था, परंतु वह वीडियोग्राफी और रोशनी दोनों का काम करता था। वह मुझसे मिल तो नहीं सकती थी, इसलिए मुझे मेल किया था। मैंने उसकी टार्च को उलट पुलट कर देखा तो उसमें मुझे एक कैसेट मिला। मैंने उसे सीडी में लगाया। ऑन करने पर मैं यह देखकर दंग रह गई कि उसमें विनय और रीति लात घूंसों से अमिता की पिटाई कर रहे थे। विनय की लात जोर से पेट पर पड़ने से अमिता छटपटाती हुई फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। पूरा फर्श खून से लाल होने लगा था।
मैंने तुरंत हरी को भेजकर अमिता के मम्मी पापा को अपने घर बुलाया और सीडी को लगाकर मम्मी पापा को दिखाया। यह सब देखकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रीति ऐसा कर सकती है, लेकिन आंखों के देखे हुए सच को कैसे कोई ठुकरा सकता है। उन्हें सीडी ऑन कर उनकी करतूतों का कच्चा चिट्ठा उन्हें दिखा दिया। शर्म और लज्जा के कारण रीति ने कीटनाशक पी लिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही रीति की मौत हो गई। अमिता के माता पिता ने तुरंत विनय के नाम केस फाइल किया और सबूत के तौर पर सीडी को पेश किया गया, जिसके आधार पर अमिता की हत्या के जुर्म में विनय को जेल की सजा हो गई। बच्चों को नाना नानी अपने साथ ले गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि अमिता को तड़पा तड़पा कर मारने वाले भी अपने अंजाम को पहुंच गए।